गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज फिर से हम चैप्टर 6 का मटेरियल्स अराउंड अस इसी के बारे में और जो भी फर्दर जो भी है जो बचे हुए पार्ट से उसको आज हम कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। मैं फिर से आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा। चलिए अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ से हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स था वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट शायद यहाँ से इस पेज से स्टार्ट होगा। ये है आपका 106 पेज नंबर। चलिए तो मैं ये रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक materials for specific sports. Observe figure 6.4 and group the object is in as many different way as possible. You might have grouped this object according to their shape or by their color or materials they are made up of. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम क्लास में ये डिस्कस करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। मतलब अपने जो स्पोर्ट्स के बॉल होते हैं, किसी का साइज़, किसी का कलर, किसी का टेक्सचर, ठीक है। कोई ज़्यादा बाउंस होता है, कोई कम बाउंस होता है। तो इन्हें हम ये जो बॉल है ये बाउंस करता है या इसका कलर भी अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ये जो भी है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये जो है मटेरियल्स, ये स्पेसिफिक मटेरियल से और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट के लिए आप देख सकते हो, क्रिकेट में एक अलग टाइप का बॉल यूज किया जाता है। आप ये भी देख सकते हो कि फुटबॉल का बॉल बड़ा होता है ना। तो ये सब चीज़ में डिफरेंस है, क्योंकि हर एक प्लेग्राउंड का अपना साइज होता है, स्पोर्ट्स खेलने का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। इसीलिए इन चीज़ों को डिफरेंट जो बॉल है इनको बांटा गया है अलग अलग, आप बोल सकते हो मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स में इनको बांट के अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब हम नीचे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं 6.4 का जो आप फिगर देख रहे हो उसमें ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप का है ना, उनका कलर अलग है। तो इनको तो आप खुद, अब जब आपको बोला जाएगा इनको ग्रुपिंग करो तो आप अपने हिसाब से ग्रुप करोगे। जो कलर है उसको शायद आप ऐसा करो, उसको कलर वाइज आप ग्रुप करो, या उनके शेप के हिसाब से आप उनको ग्रुप करो, है ना। तो ये बताया गया है। या उनके मटेरियल्स, वो जिससे बने हैं, वो जो आप साइज या आप वो जो मेटल्स जो चीज़ है आपका, आप जो देख रहे हो फिगर 6.4 में जो प्रोडक्ट सब है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग मटेरियल से बना है। आप मटेरियल के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। वी हैव लर्न्ड दैट मटेरियल्स मे बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर ये सीख सक रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये जो मटेरियल्स है इनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कोई कलर इसका एक प्रॉपर्टी हो गया, किसी का साइज एक प्रॉपर्टी हो गया, किसी का वेट एक प्रॉपर्टी हो गया, किसी का हार्ड और सॉफ्टनेस में एक प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसे करके हम चीजों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजुअली स्टोर things in such a manner that similar utensils are placed together. Similarly, a grocer usually keep all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner, and so on. You may also visit any chemist shop and inquire about how medicines are arranged. तो यहाँ पर ये भी हमें, इस एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जब आप एक किचन में जाते हो, आपके घर पे जो किचन है, आप देखते हैं सब्जियों के लिए एक अलग से कटोरा होगा या एक जगह होगा। आपके जो बर्तन वगैरह है वो एक जगह में सजा के रखे होंगे। आपके घर पे देखिएगा जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनको अलग से रखा होगा, है ना। सेपरेट उनका जगह होगा जहाँ से आपके मम्मी या
आपके घर के जो भी है वो वहाँ से आराम से उन्हें ले सके, है ना। तो ये सिस्टमेटिक ग्रुपिंग कर दिया गया है। इसी तरह से आप अगर एक ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा जो मसाले के जो पैकेट्स होते हैं, मसाले उनका अलग एक जगह होता है, वहाँ से आप मसाले निकाल सकते हैं। आप देखिएगा चावल के लिए, दाल के लिए उनका अलग एक एरिया होगा। आप अगर चॉकलेट्स लेना चाहते हो उनका एक अलग एरिया होगा। तो इस तरह से इनको सेपरेट ग्रुप बना के रखा गया ताकि हम इन्हें अच्छे से पहचान सकें, हम अच्छे से इनको चुन के जो हमें चाहिए वो हम ले सकें। इसी तरह से केमिस्ट शॉप में चले जाइए, फार्मेसी चले जाइए और उनसे पूछिए कि आप जो मेडिसिन को अरेंज कैसे करके रखते हैं। इतने वेराइटीज मेडिसिन है अलग अलग डिजीज का, तो वो कैसे वो मेंटेन रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना होगा, हमें सीखना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा इन सब चीज़ों को जानकर। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। चलिए ये पढ़ते हैं पहले क्या बोला है, उसके बाद कैसे करके हम आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व करेंगे जो मटेरियल्स है हमारे आसपास, अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, कैसा है, किस चीज से बना है। मटेरियल ऑफ्टन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना, दिखने में अलग हो सकता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। फ्रेशली कट वुड, आप एक वुड काट के टुकड़े को काटेंगे विच इज अनपॉलिश, जो कि पॉलिश नहीं है, हैज ए डिस्टिंक्ट अपीयरेंस। जब आप उसको देखेंगे उसका एक अलग अपीयरेंस मिलेगा। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। आयरन से उसका डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली वो लोहे का चीज है और वो एक वुडन चीज है ना, डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग होते हैं, मतलब उसका अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन है वो भी तो कॉपर से अलग होगा, एल्यूमिनियम से अलग होगा, है ना, डिफरेंस तो होगा ही। हाउएवर there might be some similarities among iron, copper and aluminum that makes them different from wood। तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो कि कुछ इनमें ऐसा सिमिलरिटीज है जो कि वुड से डिफरेंट होता है, ठीक है। वुड तो ऑलरेडी डिफरेंट चीज है ही, आयरन से तो उसका कंपेयर करना हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आयरन, कॉपर और जो आपका एल्यूमिनियम है ये हम जानते हैं कि वो मेटल है, वो धरती के नीचे से निकाला जाता है, वो खनिज पदार्थ है। वुड जो है वो एक नेचुरल, आप जो पेड़ होता है उसको काट के हम उससे बनाते हैं। तो ऐसे भी तो डिफरेंस हो ही गया। लेकिन आयरन, कॉपर और इनमें आप कलर का डिफरेंस देखेंगे, उनके हार्ड सॉफ्टनेस का डिफरेंस मिलेगा। वुड के साथ हम इसको डिफरेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वुड अलग मामले में अलग चीजों के साथ हम इसका कंपेयर कर पाएंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के साथ इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपको समझना होगा क्योंकि ये एक अलग चीज है वुड जो है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट अस डू ए सॉर्टिंग चैलेंज। कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, chalk, copperware, aluminium foil and any article made up of brass, bronze, steel. Take a look at the piece you have collected. Do any of these materials shine when light fall on them? Observe their texture, whether rough or smooth, color and other noticeable features and record your observation in the notebook. आपको इनको नोटबुक में ऑब्जर्व करके लिखना है। क्या लिखना है? आपको पहले कलेक्ट करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉपरवेयर, एल्यूमिनियम फॉयल, इन सब को आपको कलेक्ट करना है और उनको आपको क्या करना है, लाइट के नीचे, आप लाइट के नीचे रखिए, लाइट के नीचे रख दीजिए, ये सूरज के सामने रख दीजिए और देखिए कि ये चमक रहा है कि नहीं। ऑब्जर्व कीजिए ये कैसा लग रहा है, रफ है, स्मूथ है, ठीक है। मतलब नॉर्मल लाइट के नीचे रखने से भी होगा। इनका कलर क्या हो रहा है, कलर में कोई चेंजेस आ रहा है क्या, सब कुछ नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप नोटबुक में लिखिए हर चीज का, पेपर के बारे में लिखिए, कार्डबोर्ड के बारे में लिखिए, सब चीजों के ऑब्जर्व कीजिए और क्या रिएक्शन हो रहा है। इसमें अगर
इसमें अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है उनको आपको लिखना है, आपको ऑब्जर्व करना है और आपके हिसाब से उसमें क्या हो रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो आपका थिंकिंग और मेरा थिंकिंग अलग हो सकता है, हम सोचने का तरीका अलग हो सकता है ना, कि मैंने देखा कि पेपर को रखा, वो पेपर नॉर्मली कोई उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, आप अगर ऐसा पेपर रख दिया जिसमें चेंजेस हो सकता है ना, तो उसमें चमकीला वो चमक रहा है। अब पेपर क्वालिटी ऊपर बात है, आपने ऐसा पेपर ले लिया या ऐसा प्लास्टिक ले लिया जो चमकता है, जैसे उसमें रोशनी गिरता है वो चमकता है, लेकिन मेरा तो वैसा पेपर नहीं, तो देखने का तरीका भी तो अलग है ना आपका और मेरा, हमारे पास जो मटेरियल्स है वो अलग अलग है, इसीलिए हो सकता है क्या है उसमें, तो वही हमें ऑब्जर्व करना है। तो ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, तो वही बताया है। Materials that typically have shiny surface are said to have a lustrous appearance। जो मटेरियल शाइनी सरफेस, मतलब वो जब आप रखने के साथ साथ उसमें कुछ शाइनी चीज, शाइनी मतलब शाइन कर ले रहा है, शाइन हो गया उसमें, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, शाइन कर रहे कुछ हो रहा है, तो उसे हम लस्टरियस अपीयरेंस बोल सकते हैं उसे, ठीक है। सच मटेरियल विथ such material with luster are usually metal, वो मेटल होता है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो सब हम मेटल होते हैं उनमें, ठीक है, वो चमकते हैं। उन्हें एक बार आप फट से मान लीजिए आपने एक कॉपर वायर को तोड़ दिया तो आप देखोगे वो शाइन कर रहा है। हाँ, उसमें जब एयर और पानी का जब उसमें मतलब जब उसमें क्लाइमेट का प्रकोप होगा, जब उसमें कुछ चेंजेस होगा तब अलग बात है, क्योंकि आप एक कॉपर लेने के जब नया आप एक कॉपर का टुकड़ा लेना, देखना वो काफ़ी शाइन करेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा, लेकिन जब वो पानी में रखोगे या आप धूप में रखे या कहीं ऐसे जगह में रख दिए कई दिनों तक, तो देखना उसमें एक केमिकल रिएक्शन के बाद उसका शाइन चला जाता है, वो बात अलग है। लेकिन बात ये यहाँ चल रहा है कि कोई भी मेटल उसको अगर हम देखें तो उसमें शाइनी होता है मेटल्स, है ना, इसीलिए उसे लस्टरियस बोला जाता है, लस्टर बोला जाता है, जो साइन करता हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, अगर साइन कर रहा है या उसे हम लस्टर आइटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। हाउएवर सम मेटल्स में लूज देयर लस्टर्स and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air and moisture on them। मैंने अभी आपको बताया कि मॉइस्चर या उसमें कोई एयर इफेक्ट होने के साथ साथ वो डल कलर भी हो सकता है, तो वो नॉन लस्टर हो जाता है बाद में, है ना, तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो लूज करने लगता है, अपना जो शाइनिंग चीज है वो लूज करने लगता है। एज ए रिजल्ट वी ऑफ्टन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। जब उसे हम आप एक रिजल्ट यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है अब, कि अगर हम कोई भी आयरन को उसको तोड़ दें या काट दें, या फिर हम एक क्या बोलते गोल्ड का थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ ले, तो उसमें पहले वो अच्छा खासा शाइनिंग करेगा फ्रेशली, उसके बाद वो धीरे धीरे वो नॉन लस्टर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो नॉन लस्टरियस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस, जो शाइनी सरफेस नहीं है उसे हम नॉन लस्टर्स आइटम बोल सकते हैं या उसको मटेरियल बोल सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ नॉन लस्टरियस मटेरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट। पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर, ये सब तो नॉन लस्टरियस है क्योंकि वो चमकते नहीं है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, तो सब ग्लिटर जो है ये गोल्ड नहीं है। गोज एन ओल्ड सेइंग, बोला है कि हर चमकता हुआ चीज गोल्ड नहीं होता है, मतलब आप बोल सकते हो, मतलब जो चमकता है या ऐसा, वही बोला है, वही कहावत है कि वो गोल्ड नहीं होता है, वही पुराना पहले बोला जाता था इस तरह से। नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल्स, नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल, ये भी यहाँ पर बोला गया कि जो मटेरियल्स है जो शाइन नहीं करता है, ठीक है। नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल, जो मटेरियल शाइन नहीं कर रहा है वो मेटल नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी बात है, ठीक है।
Surface of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layer of plastic. तो कुछ ऐसे आइटम है जो मेटल के नहीं है लेकिन उनको हम पॉलिश या कोटिंग करके उससे हम साइन बना देते हैं, प्लास्टिक लेयर चढ़ा के, ठीक है, वैक्स लगा के, मोमबत्ती लगा के, और एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी, उससे शाइनी बनाता है, ठीक है। हम कोटिंग लगा दिए, पॉलिश कर दिए, ठीक है, चमका कर, तो उससे हम वैसे भी शाइनी होता है। तो वो मेटल का चीज़ नहीं है, लेकिन वो कॉपर नहीं है, आयरन नहीं है, लेकिन वो चमक रहा है। दिस मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल, ठीक है, वो मेटल के नहीं होते। हमारे घर के कुछ ऐसे दरवाजे आप देखना, उसमें नक्काशी किया जाता है, काठ के दरवाजे होते हैं, फिर उसमें हम काफ़ी अच्छे से पॉलिश करते हैं। जो कारपेंटर होते हैं, जो काठ के काम करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से उसको पॉलिश करता है और वो काफ़ी शाइन करता है। लेकिन उसमें तो किसी तरीके का कोई लोहे या कोई जिंक कॉपर का यूज़ नहीं किया है, कोई मेटल का यूज़ नहीं किया, लेकिन वो शाइन कर रहा है। तो उसमें तो हम कुछ केमिकल यूज़ किए ना, ताकि वो शाइन कर रहा है। तो वही बोला है, उसमें कुछ कोट्स यूज़ किए हैं, कोटिंग यूज़ किया गया। चलिए अब नीचे, Which materials are hard? अब हमें जानना है कौन सा मटेरियल हार्ड है। When you press different object or material with your hand, some of them like stone, कुछ stone है, may be hard to compress, while others like an eraser can be easily compressed. आप इरेजर को दबाइए, इजीली वो कंप्रेस हो रहा है। कुछ चीज़ों को हम दबाते हैं, फट से वो जैसे स्टोन जैसा हार्ड दिखता है ना, वही बोल रहे हैं। Take a metal key and use it to scratch the surface of a piece of wood, aluminum, stone, iron, candle, chalk, and any other material or object. Can some material be scratched more easily than others? Material which can be compressed or scratched easily are soft, while other materials which are difficult to compress or scratch are hard. However, these properties are relative in nature. For example, rubber is harder than sponge but softer than iron. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम तो हर मतलब अलग अलग, जैसे स्टोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, सबका अलग अलग कैरेक्टर है। तो हम जब उनको उस मेटल को जब हम लेते हैं, किसी को हम दबाने का प्रेस करने का कोशिश करते हैं, तो वो बहुत इजीली दब जाता है। कोई चीज़ बहुत हार्ड होता है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है। स्पॉन्ज जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उससे थोड़ा सा हार्ड होता है रबर, लेकिन रबर भी हम दबा सकते हैं। लेकिन आयरन तो हार्ड है, आयरन को तो हम दबा ही नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है, कुछ चीज़ सॉफ्ट होता है, कुछ चीज़ हार्ड होता है, हमें इन चीज़ों को समझना है। और कुछ चीज़ों को हम इजीली स्क्रैच कर देते हैं, तो वो चीज़ सॉफ्ट होता है। जैसे काठ को हम कर सकते हैं या रबर को स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट है। लेकिन कुछ चीज़ बहुत हार्ड होता है, जो हार्ड चीज़ है उसको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, ये भी आपको समझना होगा। एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व। होल्ड द ऑब्जेक्ट गिवन इन टेबल 6.3 with your hand. Feel whether the objects are hard or soft. Find out the materials they are made up of. Enter your observation in table 6.3. तो यहाँ पर 6.3 में आपका यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जेक्ट सब दिए हुए हैं, हार्ड या सॉफ्ट वो आपको बताना है, और वो क्या मटेरियल किससे बना है वो आपको लिखना है। जैसे वाटर बॉटल क्या है, हार्ड है, तो आपको हार्ड लिखना है। किससे बना है, प्लास्टिक लिखना है। पिलो सॉफ्ट है, यहाँ क्या लिखना है, मटेरियल क्या है, तो आपको उसमें मटेरियल के बारे में लिखना है। पिलो आपका क्या है, कॉटन वगैरह है ना। टम्बलर क्या है, कोई ग्लास हो सकता है। अब वो ग्लास स्टील का है तो हार्ड लिखिए, और क्या मेटल है तो स्टील लिख दीजिए, या आयरन जो भी है उसको आपको यहाँ लिखना है। इस तरह से टेबल, स्वेटर और एनी अदर जो भी आपके घर पे है उनको ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पर आप लिखिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस। आपके फ्रेंड के साथ आप कंपेयर कीजिए, उनका ऑब्जर्वेशन देखिए और आपका भी ऑब्जर्वेशन, दोनों ही डिस्कस कीजिए कि मैंने ये चीज़ देखा, इस तरह का मटेरियल है और ऐसा ये हार्ड या सॉफ्ट जो भी है वो आप उससे डिस्कस कीजिए। यू हैव लर्नड दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो हमने अभी लर्न किया कि मटेरियल जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं। लाइक
कोई चमकीला होता है, कोई सख्त होता है, कोई सॉफ्ट होता है, वही बोले लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी दैट आर शोन बाय मटेरियल्स? लेट अस एक्सप्लोर इन फर्दर। तो हम अब यहाँ पर बात ये चल रहा है कि ये तो हमें मालूम चल गया कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई कलर है, कोई लस्टर मतलब शाइनी है, ये तो हमें समझ में आ गया। इससे अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है क्या इसमें? तो उसके बारे में अब हम जानेंगे नीचे 6.33, इसमें हम देखते हैं क्या। एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। अब हम ये इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ते हैं अब। गुलन, सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक with their friends. Gulan hides behind a wall, wall के पीछे छिप गया। सीता hides behind a big tree के पीछे छिप गया in the garden, while Sarah hide behind the frosted glass door which has a hazy surface. Sita's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house. तो जो सीता का ब्रदर है वो सबको देख रहा है, कौन कहाँ छुप रहा है, क्योंकि उसका जो ग्लास है, उसके जो वो जो घर से देख रहा है वो एक विंडो है, विंडो में एक ग्लास लगा हुआ है, और आपको मालूम है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उससे हम इजीली आर पार देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप ग्लास आपके घर पे खिड़की का जो ग्लास से आप बाहर की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अब गुलन जो है वो वॉल के पीछे छिप गया, तो वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसे हम नॉन ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। सीता हाइड बिहाइंड ए बिग ट्री के पीछे छिपा है, तो वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ओके। और सारा जो एक फ्रोस्टेड ग्लास के पीछे छिपा है, फ्रोस्टेड ग्लास डोर मतलब जो थोड़ा सा धुंधला टाइप का होता है, तो उसमें दिखता जरूर है लेकिन प्रॉपर पहचान में नहीं आता है कि वो कौन है। जब हम उससे देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसे हम बोल सकते हैं ट्रांसकुलेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसकुलेंट, ठीक है। और जिससे हम कुछ भी हमें आर पार दिखता ही नहीं है उसे हम बोलेंगे ओपेक्यू, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक्यू। चलिए आगे यहां पर पहले पढ़ लेते हैं। द मेटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, समझ में आ गया। ये इंग्लिश जो मैंने अभी पढ़ा है जो सेंटेंस, इससे आपको समझ में आ गया होगा। द मेटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो क्लियरली जो हम आर पार देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। वो हो सकता है ग्लास, हो सकता है वाटर, हो सकता है पानी में आर पार होता है ना, एयर हो सकता है, एयर तो दिखता ही नहीं है ना। और सेलोफेन, तो सेलोफेन पेपर एक प्लास्टिक की पतली परत होती है, आपको मालूम होगा, उसे सेलोफेन पेपर बोलते हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब एग्जाम्पल है। Why did गुलन, सीता एंड सारा चूज दिस प्लेस टू हाइड? क्यों उन लोग इसके पीछे छिपा है, क्या कारण है? इन्होंने ये जो हाइड, वो जो उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल के पीछे छिपे, क्या है, क्या कारण है? ताकि उनको ना दिखे उसके दोस्त, है ना। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर सीता ब्रदर टू सी हर and her friend through a closed wooden window of the house? तो आपको क्या लगता है, सीता का ब्रदर अगर क्लोज वुडन विंडो होता, क्या देख सकता था? तो ये पॉसिबल नहीं होता। There are many material through which you are not able to see at all, ठीक है। अगर वुडन विंडो होता उस ग्लास के बदली, तो वो कभी उनको छुपते हुए दिख ही नहीं सकता, वही बताया गया, उसे हम ओपेक्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कार्डबोर्ड के आर पार देख पाएंगे क्या? कार्डबोर्ड अगर आपके फेस के बीच में ला दिया, आप उसको उल्टा मतलब उसके अंदर से या उसके आर पार देख पाएंगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। वुड, वही बोला, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स। द मटेरियल थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ए ट्रांसकुलेंट। तो मैंने अभी बताया जो धुंधला धुंधला दिखता है उसे हम ट्रांसकुलेंट बोलते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, फ्रोस्टेड ग्लास आर कॉल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया सी, पहले यहाँ देख लेते, ए आपको लिखना है क्या, बी लिखना है। तो ए जो हो गया
आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ए जो हो गया, ये आप क्या लिखोगे, ए यहाँ पर लिख देना ओपेक्यू। बी क्या होगा, बी आपका ओपेक्यू होगा। सी क्या होगा, सी होगा आपका ट्रांसकुलेंट होगा। और डी क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इनको आपको लिखना है। अब देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक्यू। तो ये ग्लास, ये हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट बटर पेपर, ट्रांसकुलेंट, इरेजर ओपेक्यू, फ्रोस्टेड ग्लास ट्रांसकुलेंट, वुडन बोर्ड ओपेक्यू, विंडो ग्लास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक मैंने 109 पेज तक जितना आपको बताया, तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लास 6 के जो ये क्लास 6 का 6th वाला जो चैप्टर है, यहाँ तक तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पेज नंबर 109 है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप कुछ ऑब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए यहाँ पर है। इज वाटर ट्रांसपेरेंट, कैन इट बी मेड ओपेक्यू। तो यहाँ बोला कि वाटर, अगर वाटर क्या ट्रांसपेरेंट है, हाँ ट्रांसपेरेंट है, उसको क्या ओपेक्यू बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है। उसमें कलर मिक्स कर दीजिए, कुछ ऐसा चीज मिक्स कर दीजिए ताकि वो ओपेक्यू हो जाए, ताकि उसमें दिख ना सके। ठीक है, आर पार ना दिखे, वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले यहाँ ये वाला चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सोल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज नॉट। Gulan was sweating when he came home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulan's mother mixed a spoonful of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass of water and offered him this shikanji lemonade to drink. Gulan noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and water and the salt disappear after a while. Let us try a simple activity to explore how different materials behave when we mix them in water. तो यहाँ पर गुलन क्या है, खेल के आया, वो शाम को खेल के आया, घर पे आया। घर पे आने के बाद मम्मी ने उसको, वो काफ़ी थका हुआ था और मतलब प्यासा था, तो उसका मम्मी ने उसे एक शिकंजी मतलब लेमन जूस दिया। उसमें चीनी डाला, शुगर डाला, सॉल्ट थोड़ा डाला, थोड़ा सा नमक डाला और नींबू निचोड़ के डाल के उसको थोड़ा देर तक हिलाने के बाद जब देखा सॉल्ट और जो चीनी था, शुगर था, वो उसमें घुल गया, मतलब डिसॉल्व हो चुका था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया, वाह ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो गया। तो इससे उसे मतलब अब वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ गया कि वाह ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको पहले पढ़ना है। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यहाँ तक पहले जो मैंने वीडियो बनाया इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम एक्टिविटी 6.7 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, ज़्यादा लेंदी करने से क्या होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, हम वही 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए करेंगे, मैं करवा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।